कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की बुक से। 3.2 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से पढ़ेंगे। 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए 3.2 में बेसिकली क्या है, आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन यदि है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यानी एक इक्वेशन अगर दिया हुआ, जैसे मान लो इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 6, तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, जो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे हम x की जगह पे कुछ भी लेट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 50 60 100 500 1000 कुछ भी जो भी आप लेट करना चाहो तो लेट कर सकते हो। हमारे पास काउंटिंग कितनी है, कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं, हम उसको गिन ही नहीं सकते इतने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम कोई कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। y की जगह पे भी हम कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या समझना है कि हमारे पास दो इक्वेशन होगा। कितने इक्वेशन होंगे? दो इक्वेशन होंगे भाई। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे a1 b1 c1 क्यों लिया है? क्योंकि इसका जो ये a b c है वो कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लेते हैं a2x b2y और c2 बराबर 0। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इस चैप्टर के अंदर में बात क्या करना है कि इसके तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। अगर हम इसको अकेला देखें, सिंगल देखें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर लें, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो इनके जो कॉमन सॉल्यूशन है, हम बात करने वाले हैं किसकी? कॉमन सॉल्यूशन की। कॉमन सॉल्यूशन इनके कितने हो सकते हैं? तो यहां पे हम तीन प्रकार की लाइन का जिक्र करेंगे। पहली लाइन की बात करेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। तो भाई इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती है, यानी एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ऐसा जाएगा, दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और कहीं भी ये आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, जाहिर सी बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का पाथ अलग हो चुका है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे इधर। ये इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, वन पॉइंट पे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा? यूनिक होगा, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरे टाइप की लाइन की जो हम बात करेंगे पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन अगर हमारा मान लो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो पैरेलल अगर यदि हो गई तो इनका सॉल्यूशन तो मैच करेगा ही नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाएंगे, इन दोनों के सॉल्यूशन तो कोई मैच करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन इनका नहीं होगा। क्योंकि अगर कॉमन सॉल्यूशन एक भी होता इन दोनों के बीच में तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती। लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि इसका सॉल्यूशन अलग है, इसका सॉल्यूशन अलग है, और दोनों बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि भाई एक लाइन हमने बनाई और जैसे जैसे कोऑर्डिनेट इसकी आए थे वैसे वैसे कोऑर्डिनेट दूसरी लाइन के भी आ गए, तो यानी वो उसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। उस एक लाइन हमने बनाई, उसी लाइन को रिप्लेस कर देगी दूसरी लाइन। तो यहाँ पे एक लाइन का सॉल्यूशन कितना होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दूसरे लाइन भी उसी पे जा रहा है, तो इनके जो सारे कॉमन सॉल्यूशन जो है सेम होंगे, क्योंकि जितने सॉल्यूशन इसके होंगे उतने सॉल्यूशन उसके होंगे, जो कोऑर्डिनेट इसके होंगे वो कोऑर्डिनेट उसके होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तीनों के समझ लेते हैं किस किस कंडीशन में जो है ऐसा होता है। पहला लिखता हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसका कंडीशन क्या होगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर a1 और a2 दो इक्वेशन हो तो हमारे पास a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। अगर a1 और a2 को हम रेशियो में रखते हैं और b1 और b2 को रेशियो में रखते हैं और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं आता, तो हम समझ जाएं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ऐसी लाइन आएगी। ठीक है,
और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो वन सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन है। इनफाइनिटी तो इसके सॉल्यूशन होंगे भाई, इस इक्वेशन का भी अगर हम सॉल्यूशन देंगे तो इनफाइनिटली होगा, इसका भी इनफाइनिटली होगा, लेकिन दोनों का कॉमन जो होगा वो एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसमें एक याद रखने वाली बात क्या है, एक तो पहला बात यह है कि भाई ऐसा होगा, दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अगर ये कंडीशन आती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एक सॉल्यूशन होगा। और एक बात और याद रखने की, ये कंसिस्टेंट लाइन होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। देखो हमेशा याद रखो कि जिस भी दो इक्वेशन के पास, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन के पास यदि सॉल्यूशन है, यानी वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंस है, तो वो कंसिस्टेंट होंगे। जिस भी इक्वेशन के पास कॉमन सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होंगे। तो जैसे इसके पास एक सॉल्यूशन है भाई, कॉमन सॉल्यूशन एक है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं हम पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आपको पता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करते। रेल की दो पटरियों की तरह होती है, जैसे रेल की दो पटरी आपस में कभी आगे रेल की पटरी आगे जाके कभी ऐसे जुड़ती है क्या? नहीं जुड़ती। तो वैसे ये है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब A1/A2 और B1/B2 इनका रेशियो बराबर होगा, ठीक है, लेकिन C1/C2 का रेशियो जब बराबर ना आए तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइन है, और इसके पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन, इसके पास नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो ये लाइन कैसे हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। कैसे हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। कैसे हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन जो है हमारी किसकी है? तीसरी कंडीशन हमारी है कोइंसिडेंस लाइन की। कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन में क्या होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, तीनों का रेशियो कैसा आ जाएगा? बराबर। जब तीनों का रेशियो यदि बराबर आ जाए, यानी इसका 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 तीनों का रेशियो यदि बराबर आ जाए, तो आप समझ जाओगे कि ये कोइंसिडेंस है लाइन है, और इसका जो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशन होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी सेम कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों के, तो सेम कोऑर्डिनेट, तो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। और कैसा होगा? एक कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? एक कंसिस्टेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया तीन बात? ठीक है, तो आप पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल, ठीक है, और तीसरा जो आपका कोइंसिडेंस है। तो ये तीनों कंडीशन आप उतार लो, ठीक है, इसको रोक रोक के वीडियो को, क्योंकि इन्हीं चीज पे जो है पूरा 3.2 जो है डिपेंड करेगा। तो चलिए 3.2 जो है सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली, ग्राफ तो आपको खुद से बनाना होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। मैथमेटिक्स क्यूज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल, लड़कियों की संख्या, इज 4 मोर देन, मोर देन का होता है ज्यादा, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज की जितनी संख्या थी उससे 4 ज्यादा लड़कियों की संख्या थी। अगर बॉयज की संख्या x थी तो लड़कियों की संख्या x+4 थी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल टुक पार्ट इन द क्यूज। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो इसमें पहले क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसको उसी तरीके से हमें करना होगा। मान लेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज x मान लेते हैं। उसके बाद लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल मान लेते हैं हम y। भाई बॉयज की संख्या x है और गर्ल की संख्या y है, और टोटल इनको मिला के यानी x+y टोटल कितना हो गया? 10 बच्चे हो गए। ये बन गए पहला इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बन गया? ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे? बॉयज में 4 जोड़ दो, लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि लड़कियां 4 ज्यादा है, जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है, लड़के 4 कम होंगे। तो लड़कों में भाई लड़कों की संख्या में 4 अगर हम ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना।
जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि 12 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं, ठीक है। तो लड़कियां 4 ज्यादा है ना, अगर मैं लड़कों में भी 4 जोड़ दूंगा तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो वो भी मैंने यहाँ पे किया है, मैंने एक्स में यानी लड़कों में 4 जोड़ दिया, लड़कियों के बराबर हो गया। अब इसको इधर ले आओ, प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, और माइनस प्लस वाला, ये प्लस का वाई था इधर आया माइनस का वाई, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। आप इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 पेंसिल 7 पेन, पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन आ गया। 5 पेंसिल यानी इसके पेंसिल की जो कॉस्ट है एक्स मान लो, एक पेंसिल की, और एक पेन की वाई मान लो। 5x + 7y बराबर 50, और 7x प्लस, क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल सेम है। 7x + 5y बराबर 46। 2 इक्वेशन बन जाएगी, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसे आप खुद से करके देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें ये रेशियो कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग, बताना है कि लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंस है, ये हमें बताना है। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, मैं इसको लिख लेता हूं। 5x - 4y, मैं इसको लिख लेता हूं। पहला इक्वेशन है मेरे पास 5x - 4y + 8 बराबर 0। 5x - 4y + 8 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। रेशियो कंपेयर करना है। देखो A1 कितना होगा इसका 5, और A2 कितना होगा इसका 7। मैं लिख लेता हूं ऐसे, B1 B2, B1 -4, B2 6, C1 C2 8 - 9। मैंने इसमें लिखा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आप चाहो तो इसे ना भी लिखो तो चलेगा काम। A1 5, A2 7, B1 -4 और B2 +6, C1 8 और C2 -9। अब इसको रख लेते हैं। A1/A2 क्या होगा 5/7, B1/B2 -4/6। ये दोनों बराबर है क्या, देखो आप यहीं पे देख लो, क्या ये दोनों बराबर है क्या भाई। यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ गया, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो आपको याद होगा ये कंडीशन किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी कंडीशन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा होगा ये, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा ये, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होगा ये, कंसिस्टेंट। हो गया, बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इक्वेशन दिया हुआ है दोनों, बस आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 रखना है, और देखना है कि इसमें क्या बराबर आ रहा है, क्या बराबर नहीं आ रहा है। फिर जो मैंने आपको बताया था तीनों कंडीशन में से चेक करो किस कंडीशन में है। जिस भी कंडीशन में उसके हिसाब से आप ये लिख दो, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे हो जाएंगे सारे के सारे इक्वेशन, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछ रहा है कि बताना है कि कंसिस्टेंट लाइन होगी या इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा पहले ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। A1/A2, A1 कितना 3/2 और A2 कितना है 9, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा 18, और इसे काट देंगे 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं निकालूंगा B1/B2। B1/B2 में कैसे निकालूंगा, B1 कितना है 5/3, और ये कितना है -10, इसको काट दूंगा, ये आएगा 1/6, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो ये क्या जाएगा कंसिस्टेंट। क्या जाएगा कंसिस्टेंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही आसान है ना। इस क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा सेम इसी तरीके से होंगे। आप इनको जो है डू योर सेल्फ खुद से करके देखें, ठीक है। उसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। कई बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मैंने पहले की वीडियो में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें बताना है कि जो लाइन
जो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन समझाता हूँ, पांचवा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, पांचवा, छठा और सातवां मैं समझाता हूँ, बाकी आपको जो है ये खुद से करना है। पांचवा क्वेश्चन देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होगा उसका आधा, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, उसकी जो चौड़ाई है ना, विथ मतलब चौड़ाई, जो चौड़ाई है उससे 4 मीटर ज्यादा है, मोर देन विथ मतलब विथ से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ। अगर उसकी विथ x है तो लेंथ x+4 है, इज 36, पेरीमीटर का आधा कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरा पेरीमीटर कितना हुआ, 72 होगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन के जो है डायमेंशन निकालना, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पर यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर के पास 2 डायमेंशन होता है, एक होता है लेंथ और दूसरा होता है ब्रेथ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है। सबसे पहले मैं मानूंगा कि लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगी, x मीटर। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y मीटर, ठीक है। पेरीमीटर 36 इंटू 2 दे दूंगा 72 मीटर, क्योंकि हाफ पेरीमीटर दिया हुआ 36, तो पूरा पेरीमीटर कितना हुआ 72। अब भाई पेरीमीटर निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या होता है उसका, 2l+b, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l+b बराबर कितना दिया हुआ 72 मीटर। 2 से इसको काट देंगे 36 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था इस क्वेश्चन को, पर मैंने आपको समझाने के लिए जो है इसको मल्टीप्लाई करके फिर काटा है, ठीक है। लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y, ये लो पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 तैयार करेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ब्रेथ से, यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ, तो लेंथ में 4 मीटर घटा देते हैं। क्या करता हूं मैं, x-4 बराबर y। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का। सेकंड इक्वेशन। अब हमें डायमेंशन निकालना है, पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा, हमें डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो भाई, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x+y बराबर 36, सेकंड क्या x-y बराबर 4, माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 40। x की वैल्यू कितने निकल के आ गई 20, x की वैल्यू कितने निकल के आ गई 20। भाई इसकी लेंथ जो है, यानी लेंथ आ गई 20 मीटर, तो ब्रेथ कितना आ गई, 4 इसमें से घटा दो 16 मीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 बराबर 0। एक इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास, ये इक्वेशन दिया हुआ है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है। पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, दूसरे में पैरेलल और तीसरे में कोइंसिडेंस। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। चलिए मैंने इक्वेशन लिख लिया। पहले केस में क्या बोला था, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहा था क्वेश्चन ने कि इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो ये a1, b1 और c1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा, जैसे मैं 3x लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में लिख देता हूँ 5y लिख देता हूँ -7 बराबर 0, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई, पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा a1/a2 तो क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा 3/5 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये देखो 2/3 और 3/5 ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, तो यानी ऐसा इक्वेशन होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। इसमें किताब के अंदर आपका जो है आंसर दूसरा हो सकता है, ठीक है, मैंने जो लिखा है वो आंसर अलग हो सकता है, आप लिखोगे खुद से तो उसका आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना दिमाग लगा के लिखना है कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसके लिए इक्वेशन हम कौन सा लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये इक्वेशन लिखेंगे तब भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। आप इसके लिए 50 इक्वेशन लिख सकते हैं जो
इसके कंपैरिजन में इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमारा आंसर मैच करे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है अपनी मर्जी से, और उस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि वो ये और ये इक्वेशन इंटरसेक्ट हो जाए। तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? कोइंसिडेंस। क्या बोला है? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, सॉरी ये तीसरा केस है। तीसरा केस क्या वाला है? कोइंसिडेंस लाइन। दूसरा मैं बताऊंगा अभी। कोइंसिडेंस लाइन, तो भाई इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब मुझे क्या चाहिए? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर, क्योंकि कोइंसिडेंस लाइन है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 2 है ना, तो 4 लिख देता हूं। 3 है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6। इसको भी 2 से करूंगा, 16। ये लो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बराबर ही है, क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो ये इक्वेशन निकल के आ गई है। और इसमें क्या रखूंगा भाई? देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 करके देख लो। काटूंगा 1 अपॉन 2, ठीक है, इसको भी काटूंगा 1 अपॉन 2, इसको भी काटूंगा 1 अपॉन 2, तीनों बराबर आ रहा है ना, तो ये क्या जाएगा? कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगा। तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है। हो सकता है बुक में इसका आंसर अलग हो, मैंने जो लिखा अलग है, आप लिखोगे अलग आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा केस था पैरेलल लाइन का। किसका केस था? पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन का केस था। इक्वेशन क्या? 2x 3y माइनस 16 बराबर 0। आपको पैरेलल लाइन का केस पता है कि भाई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 है, मैं लिखता हूँ 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ लिख दूंगा 6। ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है? सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन में 8 है, मैंने 16 लिख दिया। यहाँ पे इक्वेशन में कितना है? 8 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, करके देख लो, बराबर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये a1 अपॉन b, ये वाला केस तो उसमें बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखो सेम लिखा है, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, ये दोनों बराबर आएगा, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। तो हो गया पैरेलल लाइन। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे अगर आप 5 लिखोगे तब भी सही है, 3 लिख दो तब भी सही है, 2 लिख दो तब भी सही है, 1 लिख दो तब भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, आंसर कुछ भी आ सकता है इसका। ठीक है, देखो 7वें क्वेश्चन को आप पढ़ना। 7वें क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, 2 इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इस इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और इस वाले इक्वेशन से भी 2 सॉल्यूशन निकालना है। पहले इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकाले ना, इससे भी 2 सॉल्यूशन निकालना है। दोनों को ग्राफ को, दोनों की लाइन जो आएगी, दोनों की लाइन को जो है रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ पेपर। जब दोनों इक्वेशन को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो कहीं पे एक ऐसा ट्राइंगल सा बनता हुआ होगा, कहीं पे भी बन सकता हो, मतलब मैंने तो रफली बनाया है, यहां बन रहा है, वो कहीं पे भी आपको दिखेगा कि एक ट्राइंगल जैसा बन रहा होगा शेप। तो उस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट आपको जो है बताने हैं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, पर आप जो है ग्राफ पेपर पर करके देखना, आपको जो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो 3.2 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इसे आप करो। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे जो है क्वेश्चन का लिंक, क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हो। आपको जो है क्वेश्चन खुद से करें, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उसे भी आप खुद से करें। अगर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप जो है नीचे लिंक में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें आप अपने जो है डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसमें पूछो, हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप हमें मेल कर सकते हो। तीसरा, आप हमें फेसबुक पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप पूछें। ठीक है, और क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को।